हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि जीव विज्ञान के जो लास्ट वीडियो के अंदर जो पहला वीडियो था, उस वीडियो के अंदर हमने मानव अध्यावरणीय तंत्र जो कि पहला चैप्टर है, पार्ट सेकंड जूलॉजी की जो मानव कार्य की फर्स्ट यूनिट का जो पहला चैप्टर था मानव अध्यावरणीय तंत्र, उस मानव अध्यावरणीय तंत्र के अंदर हमने त्वचा तथा त्वचा के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया था तथा कुछ उस वीडियो को लेकर कुछ बच्चों के ये भी सुझाव थे कि भाई जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ रही है और अक्षर हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको वो शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तथा एक बात और मैं जो आपको बताना चाहूँगा, ज़रूरी बात, कि ये जो हम ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपको जो शिक्षण कार्य यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, उसकी जो नोट्स की जो PDF कॉपी है वो आप सब बच्चों को अवेलेबल करा दी जाएगी और उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर उन सबको देखकर अपना शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से जारी रखेंगे। चलो अब इस कड़ी के अंदर जो हमारा आज का जो नेक्स्ट वीडियो है, जो दूसरा वीडियो है, उसके अंदर हम पहले वीडियो के आगे से चर्चा करते हैं। उसमें हमने त्वचा और त्वचा के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे त्वचा के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन्स। जैसा कि हमने वहाँ पर देखा था कि जो अध्यावरणीय तंत्र है वो त्वचा तथा त्वचा से मिलकर बनने वाले व्युत्पन्नों से बनने वाले जो तंत्र है, उस तंत्र को अपन अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं। तो आज अपन त्वचा के दूसरे व्युत्पन्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो कि जो डेफिनेशन है, त्वचा में पाई जाने वाली वे संरचनाएं, वे स्ट्रक्चर जिनकी उत्पत्ति त्वचा से होती है, अर्थात ऐसे व्युत्पन्न जो त्वचा से मिलकर बनते हैं, उन्हें त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। और एग्जाम्पल के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हो, रोम है, जो हमारे बाल हैं, त्वचीय ग्रंथियां हैं, त्वचा से निर्मित जो ग्रंथियां हैं जो कि अलग अलग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नाम, और उसके बाद में है त्वचीय संवेदन। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? त्वचा के व्युत्पन्न के। ठीक, अब पहला जो व्युत्पन्न है जिसका नाम है रोम, तो उस रोम के बारे में अपन चर्चा करते हैं, जिसको साधारण भाषा के अंदर अपन बाल भी कहते हैं। तो वो जो रोम है, उस रोम का जो निर्माण होता है वो हमारी त्वचा के जो बाहरी स्तर है, जो पहला स्तर है अधिचर्म, जिसे अपन एपिडर्मिस बोल रहे थे, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था, उस अधिचर्म की मेलपीगी कोशिकाओं से होता है। किसका निर्माण? रोम का, मेलपीगी कोशिकाओं से। अच्छा, वहां पर हमने ये भी बताया था कि जो त्वचा का सबसे अधिचर्म है, उस अधिचर्म का जो नीचे की तरफ सबसे जो पहला स्तर होता है, उसका नाम है स्ट्रेटम मेलपीगी। स्ट्रेटम में मेलपीगी या अंकुरण स्तर, तो वही मेलपीगी कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर मेलपीगी कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? रोम का निर्माण होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो रोम है, उस रोम का जो नीचे वाला जो भाग होता है वो तो किस में स्थित होता है? डर्मिस के अंदर, चर्म के अंदर स्थित होता है। और जो ऊपर वाला जो भाग होता है, जो निर्जीव केराटिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो अधिचर्म के विभिन्न भागों से निकलकर बाहर की तरफ निकलता है। अच्छा, तो अब अपन देखते हैं कि जो रोम है, जो पहला हमारा डेरिवेटिव जो व्युत्पन्न है, उस रोम के दो मुख्य भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वो रोम जड़ होता है, अर्थात रोम का नीचे का भाग जो कि डर्मिस के अंदर स्थित होता है, और यह एक आधारीय भाग होता है। क्या भाग होता है? आधारीय भाग होता है, मतलब रोम का आधार बनाता है, और जो कि चर्म से निकलकर, डर्मिस से निकलकर अधिचर्म के विभिन्न स्तरों से होता हुआ बाहर की तरफ निकलता है। तथा यहाँ पर चर्म के अंदर जो कि सजीव कोशिकाएं पाई जाती है, उन सजीव कोशिकाओं से इस रोम जड़ को क्या मिलता है? पोषण मिलता है, और यही पोषण मिलकर वह ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ बाहर की तरफ निकलता है। दूसरा जो भाग है वो है हमारा रोम कांड, हेयर शाफ्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हेयर शाफ्ट। अब ये जो रोम कांड होता है वो रोम पेपिला के अंदर स्थित होता है। अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये है कि जो रोम पेपिला होते हैं उसके अंदर विभिन्न प्रकार की रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। और
और उन रुधिर कोशिकाओं की वजह से इन्हें पोषण मिलता है। अब यह रोम कांड है, उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। मतलब अगर रोम कांड की जो हिस्टोलॉजी देखी जाए, अर्थात उसकी जो मतलब कि काट की जो मतलब कि अर्थात संरचना का अध्ययन किया जाए, तो उसमें हमें कितने भाग देखने को मिलते हैं? 3 भाग देखने को मिलते हैं। कितने भाग? 3 भाग, जिसमें पहला है उपत्वचा, अर्थात इसको अपन क्यूटिकल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? उपत्वचा क्यूटिकल, जो कि सबसे बाहरी स्तर होता है। किसका? रोम कांड का सबसे बाहरी स्तर क्या होता है? उपत्वचा क्यूटिकल। और यह महीन कोशिकाओं से निर्मित होता है। एकदम पतला लेयर होता है, पतला आवरण होता है, जो महीन कोशिकीय स्तरों से मिलकर बना होता है। दूसरा जो स्तर आप देख पा रहे हो वो है वल्कुट, और इसको अपन क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोलते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? मध्य का स्तर होता है। जैसा कि ये कौन सा स्तर होता है? बाहरी स्तर होता है, बाहरी स्तर होता है। और ये कैसा स्तर होता है? मध्य का स्तर होता है। किसका होता है? रोम कांड का स्तर होता है। अब इस वल्कुट के अंदर जो मध्य का स्तर है, इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें खास बात ये होती है कि इस मध्य स्तर के अंदर रंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं, रंगाकण पाए जाते हैं। अब उनका कार्य क्या होता है? रंगाकण पाए जाते हैं। किस भाग में? वल्कुट भाग में रंगाकण पाए जाते हैं। अब इन रंगाकणों की क्या खास बात होती है कि यह इस बाल को जो रंग है ना, अर्थात रोम को, वो रोम को रंग प्रदान करते हैं। अर्थात इसी की वजह से जो रोम होता है, उसका जो बाहरी भाग होता है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अच्छा, अब बात ये आती है कि कई बार जो रंगा कोशिकाएं होती हैं, रंगा कणिकाओं की संख्या जब कम हो जाती है, कौन से भाग में? वल्कुट भाग में रंगा कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है या कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है, तो उनके अंदर एयर, हवा भर जाने की वजह से जो बालों का जो रंग होता है वो सफेद होता है। अर्थात बाल जो सफेद हो जाते हैं वो किस वजह से होते हैं? इन रंगा कणिकाओं की कमी की वजह से हो जाते हैं, जो कि रोम कांड के वल्कुट भाग के अंदर पाए जाते हैं। यह वल्कुट भाग होता है वो मध्य का भाग होता है। समझ में आई बात कि जो वल्कुट है उसके अंदर बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, कि इसके अंदर जो रंगा कोशिकाएं पाई जाती है, रंगा कणिकाएं पाई जाती हैं, अगर उन कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है तो बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हवा भर जाती है। ठीक, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला जो भाग होता है मध्यांश, अर्थात अपन इसको मेडुला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेडुला कह सकते हैं, जो कि आंतरिक स्तर होता है, मतलब सबसे अंदर का स्तर होता है। ये सबसे बाहरी स्तर होता है, ये मध्य का स्तर होता है, और ये सबसे आंतरिक स्तर होता है। अब इस मध्यांश भाग के अंदर मतलब जो आंतरिक स्तर होता है, उस मध्यांश भाग के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुकोणीय होती हैं। कैसी होती हैं? बहुकोणीय होती हैं, और वो परस्पर आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। कहने का मतलब होता है कि जो रोम है उस रोम का सबसे आंतरिक भाग हो गया, और ये जो सबसे आंतरिक भाग होता है वो किसमें रहता है? डर्मिस भाग के अंदर होता है, चर्म भाग के अंदर होता है। और ये कैसा होता है? सजीव। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि इसके अंदर सजीव कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब उसके पश्चात बात करते हैं ये रोमकांड और रोमजड़, जो कि रोम के भाग हो गए। अब इनके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं इरेक्टर, इरेक्टर पिलाई पेशियां, इरेक्टर पिलाई पेशियां। हाँ जी, अब देखो ये क्या होती हैं, ये विशेषकर इरेक्टर पिलाई पेशियां। तो एक तो जो एपिडर्मिस के बाद में दूसरा जो भाग है वो क्या है? डर्मिस। और डर्मिस और एक ये क्या होता है? जो रोम कांड होता है, जो कि रोम पेपिला के अंदर स्थित होता है, और रोम पेपिला के अंदर क्या बताया था? रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इन दोनों के बीच में जोड़ने का जो कार्य करती हैं वो क्या होती हैं? इरेक्टर पिलाई पेशियां। अब ये इरेक्टर पिलाई पेशियां का क्या कार्य होता है कि एक तो ये क्या होती है? अनैच्छिक पेशियां होती हैं, और साथ में क्या होती हैं? एरेखित पेशियां होती हैं। मतलब एरेखित और अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशियां जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है उन्हें अपन अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। और इन एरेखित पेशियों के अंदर जो संकुचन होता है, और वो कब होता है? जैसे भय के समय होता है, या फिर जब ज्यादा ठंड हो जाती है उस समय इन इरेक्टर पिलाई पेशियों के अंदर संकुचन होता है। संकुचन होने से जो हमारे बाल होते हैं, अर्थात जो हेयर होते हैं, जो हमारी त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं, उनके अंदर संकुचन होने से गूज बम्स, जिसे अपन बोलते हैं रोंगटे खड़े होना, तो वो क्रिया कई बार हमें देखने को मिलती है। रोंगटे खड़े होना, तो उसे अपन बोलते हैं इरेक्टर पिलाई पेशियां। तो इरेक्टर पिलाई पेशियां का कार्य क्या होता है? रोंगटे खड़े होना। तो रोंगटे खड़े होने
वो इरेक्टर पिलाई पेशियाँ जो होती हैं वो अनैच्छिक क्रियाओं की वजह से होती हैं, जो कि कई बार भय लगने और ठंड लगने पर होती हैं। तो ये सब था क्या, पहला हमारा व्युत्पन्न था जिसका नाम है रोम। और रोम के अंदर हमने अलग अलग जो कि हमने देखा कि रोम के अंदर रोम जड़ है, रोम कांड है, और रोम कांड के 3 भाग हो गए। और ये मुख्य इरेक्टर पिलाई पेशियाँ हो गई जिन्हें अपन गूंजबम्स या रोंगटे खड़े होना की क्रिया भी कहते हैं। अब उसके बाद में जो हमारा दूसरा व्युत्पन्न है, उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ में आया होगा। अब अपन दूसरे व्युत्पन्न की तरफ बढ़ते हैं। एक रोम हो गया, दूसरा है हमारी त्वचीय ग्रंथियां अर्थात स्किन ग्लैंड, जो कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग पाई जाती हैं। और इनकी तरफ जब देखते हैं अपन तो कहने का मतलब है कि एक तो सबसे पहली बात क्या होती है कि इनका निर्माण भी किससे होता है, अधिचरम के मेलपी स्तर से। अर्थात जो सारी की सारी जो व्युत्पन्न होते हैं वो किससे होते हैं, अधिचरम की मेलपी स्तर, जो कि हमने बताया था कि पहला अंकुरण स्तर होता है, पहला ही स्तर होता है। तो ये इस मेलपी स्तर से किसका निर्माण होता है, त्वक ग्रंथियों का, अर्थात त्वचीय ग्रंथियां बोलो चाहे त्वक ग्रंथियां बोलो, बात एक ही है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अब जब अधिचरम की मेलपी स्तर कोशिकाओं से होती है, चूंकि अधिचरम का निर्माण किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है, एक्टोडर्म के भ्रूणी जनन स्तर से होता है। तो ये भी कैसी हुई, एक्टोडर्मल हुई। कैसी हुई, एक्टोडर्मल। तो सारी की सारी जो त्वचीय ग्रंथियां होती हैं वो कैसी होती हैं, एक्टोडर्मल। अब उसके बाद में ये जो मुख्य मुख्य नाम है हमारे त्वचीय ग्रंथियों के, कि पहली जो ग्रंथि होती है वो होती है स्वीट ग्लैंड या स्वेद ग्रंथियां। क्या होती हैं, स्वेद ग्रंथियां। अर्थात स्वेद का मतलब होता है पसीना, अर्थात ये पसीने का स्राव करती हैं। ये ग्रंथियां पसीने का स्राव करती हैं और ये हमारे मनुष्य के अंदर लगभग 25 लाख की संख्या में होती हैं। कौन होती हैं, स्वेद ग्रंथियां। और ये हमारे जैसे तलवे वगैरह होते हैं या हथेलियां होती हैं, उन पर इनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये पसीने का स्राव करती हैं। पसीने के अंदर है एक तो क्या होता है, जैसे यूरिया की मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है और लवण की मात्रा होती है। और इसी वजह से जो पसीना होता है, जो मतलब उस पसीने का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है, क्योंकि लवण की मात्रा होती है। अब बात ये आती है कि ये स्वेद ग्रंथियां होती हैं, वो कहने का मतलब जो स्राव छोड़ती हैं बाहर, वो क्या होती हैं, पसीने। अर्थात वो कहने का मतलब जैसे इसके साथ साथ कई बार क्या होती है, जैसे दूसरी जो ग्रंथियां आप देख पा रहे हैं, तेलीय ग्रंथियां होती हैं, अर्थात सीवेशियस ग्रंथियां होती हैं, इनका जो स्राव होता है उसे बोलते हैं सीबम। क्या बोलते हैं, सीबम। तो कहने का मतलब कई बार क्या होता है, पसीने के साथ साथ हमारे चेहरे पर या फिर हमारे शरीर के विभिन्न भागों के ऊपर क्या है, पसीने के साथ साथ कुछ तेलीय पदार्थ का स्राव भी होता है। तो ये दोनों क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। और वो कहाँ से कनेक्टेड होती हैं, जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर आप डायग्राम में देख पा रहे थे कि एक तो कुंडलित नलिकाकार, सरल नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, स्वेद ग्रंथियां। वहां पर हमने क्या इस चीज को मार्क किया था कि स्वेद ग्रंथियां कैसी होती हैं। तो चरम से तो निकलती हैं और कुंडलित नलिकाकार होती हैं, और वो निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई कहां से निकलती हैं, अधिचरम के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तो कहने का मतलब सरल नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं जो कि पसीने के रूप में अपना स्राव छोड़ती हैं। और इसके साथ साथ ये क्या होती हैं, एपोक्राइन और मीरोक्राइन ग्रंथियां होती हैं। अब ये क्या होती है, एपोक्राइन और मीरोक्राइन, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एपोक्राइन और मीरोक्राइन कहने का मतलब ऐसी ग्रंथियां जो केवल अपने स्राव को ही बाहर छोड़ती हैं, अपने स्राव को बाहर छोड़ती हैं, तथा उसके पश्चात एक नए स्राव के रूप में उनके अंदर कहने का मतलब जो रासायनिक पदार्थ होता है वो संचित हो जाता है। तो ऐसी ग्रंथियां कहलाती हैं एपोक्राइन अर्थात मीरोक्राइन ग्रंथियां भी बोलते हैं। और एक दूसरी प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिन्हें अपन बोलते हैं होलोक्राइन ग्रंथियां। कौन सी होती हैं, होलोक्राइन। ये क्या होती हैं, ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं मतलब कि जो क्या करती हैं, साथ साथ अपने स्राव को छोड़ने के साथ साथ खुद ही कहने का मतलब विघटित हो जाती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती हैं, अपने स्राव के साथ ही खुद ही नष्ट हो जाती हैं। और एक होते हैं एपोक्राइन मीरोक्राइन, वो क्या करती हैं, ओनली सिर्फ अपने स्राव को ही बाहर छोड़ती हैं और उसके पश्चात उनके अंदर फिर से रासायनिक पदार्थ का स्राव मतलब कि जो है वो इकट्ठा हो जाता है। इसके पश्चात जैसा कि हमने कहा कि इनके अंदर जो तलवे और जो बगल हैं या फिर जैसे जो हथेली हैं, वहां पर इनकी संख्या ज्यादा होती है। किनकी संख्या ज्यादा होती है, स्वेद ग्रंथियों की संख्या ज्यादा होती है। मानव के अंदर लगभग कितनी स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं, संख्या के अंदर 25 लाख के लगभग होती हैं। तथा यह हमारे जननांगों के आसपास हैं, उनकी संख्या क्या पाई जाती है, या चूचकों के पास है या जननांगों के पास है, इनकी संख्या ज्यादा मिलती है। और इन स्वेद ग्रंथियों का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है कि हमारी त्वचा
त्वचा के तापमान को नियंत्रित करने, तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। कौन करती हैं? स्वेद ग्रंथियां। तो स्वेद ग्रंथियों के बारे में क्या क्या बातें देखने को मिली कि एक तो यह है हमारे जो त्वचा के मोटे स्तर होते हैं वहां पर इनकी संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। पसीने के रूप में अपना स्राव छोड़ती हैं जिसके अंदर जल, यूरिया और नमक की मात्रा होती है तथा इसकी वजह से इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है और साथ में यह अपने स्राव को बाहर निकाल करके हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। वो कैसे? जैसा कि आपने गर्मियों में देखा होगा कि जब हमारे शरीर पर पसीना मतलब काफी ज्यादा मात्रा में तो वातावरण की जो एटमॉस्फेयर होती है उसके अंदर जो एयर है, हवा है, वो उसके संपर्क में आती है तो पसीने का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है जिसकी वजह से हमें ठंड का एहसास होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी त्वचा के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट, पहली स्वेद ग्रंथियां हो गई, दूसरी है तेल या सिबेशियस ग्रंथियां। अब तेल या सिबेशियस ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियां भी बोल दो या सिबेशियस ग्रंथियां भी बोल दो। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि सिबेशियस ग्रंथियों से जो स्राव बाहर निकलता है ना उस स्राव को अपन क्या बोलेंगे? सीबम। क्या बोलेंगे? सीबम बोलेंगे। अब इस तेल या सिबेशियस ग्रंथियां होती हैं, उस सिबेशियस ग्रंथियों के अंदर जो सीबम अर्थात तेलीय पदार्थ जो स्राव होता है वो क्या करता है? वो कहने का मतलब कि एक तो हमारे शरीर है उसकी जो हमारी त्वचा की जो ब्रोनिया वगैरह होती है उनको क्या है? चिकना बनाए रखता है। दूसरी बात क्या होती है कि इनका निर्माण होता है वो एपिथीलियम के वलन से होता है तथा ये होलोक्राइन प्रकार की होती है। जैसा कि मैंने बताया था होलोक्राइन का मतलब कि ये अपने स्राव के साथ ही नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। इसके पश्चात क्या होती है कि इनके अंदर एक एर्गोस्टिरोल जो रासायनिक पदार्थ होता है वो सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आकर के और वो कैल्सीफेरोल के अंदर मतलब विघटित हो जाता है। और कैल्सीफेरोल जैसा कि आप सबको ध्यान होगा या आप सब जानते होंगे कि कैल्सीफेरोल होता है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से जैसा कि हमारे डेली यूजेज के अंदर या फिर देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, तो ये गलत है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है। सूर्य की किरणों की प्रेजेंस में अर्थात सनलाइट की उपस्थिति के अंदर हमारे शरीर की जो सिबेशियस ग्रंथियां होती हैं और जिनके अंदर एर्गोस्टिरोल एक जो रासायनिक पदार्थ होता है वो विघटित होकर के किसका निर्माण करता है? कैल्सीफेरोल का, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अर्थात जो सूर्य की किरणें होती हैं वो विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं, ना कि विटामिन डी का निर्माण होता है या विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है जबकि सूर्य की किरणें विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेरोमिनस ग्रंथियां। सेरोमिनस ग्रंथियां यह हमारे शरीर के कौन से भाग में स्थित होती हैं? यह हमारे शरीर के कर्ण भाग में अर्थात कान के अंदर स्थित होती हैं। और जो कि कर्णकुहर होता है अर्थात कान का जो आगे का जो भाग होता है जो कि नलिकाकार भाग होता है, एक तो उसके अंदर कहने का मतलब इनसे निकलने वाला जो तेलीय स्राव है अर्थात जो चिकना स्राव होता है वो हमारे कर्णकुहर कान के पर्दे अर्थात कान का जो आंतरिक भाग होता है उसकी कर्ण मोम जिसे बोलते हैं, मोम्य वैक्सी पदार्थ होता है जो क्या करता है हमारे कान के पर्दे को चिकना बनाए रखता है अर्थात कर्णकुहर भाग को चिकना बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट भाग स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां अब जो कि क्या होती हैं मनुष्य के अंदर, एक तो इनकी क्या होती है संयुक्त नलिकाकार और ये कूपी की संरचनाएं होती हैं। कौन? स्तन ग्रंथियां नलिकाकार और कूपी की संरचना होती हैं और यह हमारे शरीर के अंदर जैसा कि हमने देखा था अर्थात जो हमारे जो मतलब कि एम्ब्रियोलॉजी के जो पार्ट है अर्थात रिप्रोडक्शन के जो पार्ट है उसके अंदर अपन देखने को मिलता है कि स्तन ग्रंथियों जो मनुष्य है उसके अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो स्तन ग्रंथियों के निर्माण में अर्थात स्तन ग्रंथियों के जो स्राव है उसके अंदर मदद करती हैं। और जो इनसे दुग्ध का स्रावण होता है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो मदद करता है। नेक्स्ट जो कि मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां होती हैं, यह हमारे क्या होती हैं जो लैंगिक पार्ट होते हैं अर्थात जो जनन भाग होते हैं उनके आसपास पाई जाती हैं मूलाधार और वक्षण ग्रंथियां। नेक्स्ट है मीबोमियन ग्रंथियां जो कि हमारी आंख की जो पलकें होती हैं उनके जो निचले भाग होते हैं अर्थात वहां पर उनको चिकना बनाए रखती हैं। और जो जायस ग्रंथियां होती हैं वो हमारी आंखों की बरोनियां होती हैं, उन आंखों की बरोनियों को अर्थात चिकना बनाने में और कहने का मतलब होता है उन्हें तेलीय पदार्थ का स्राव करके। और ये सारी की सारी जो मीबोमियन जैस ग्रंथियां होती हैं वो हमारे सिबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। तो ये हमारी मतलब त्वचा के ऊपर की जो मतलब कि
कोमल भाग होते हैं, जैसे आंख के नीचे के भाग है, पलकें वगैरह होती हैं, या फिर कहने का मतलब ब्रोनियां होती हैं, उनको चिकना बनाए रखने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से ये त्वक ग्रंथियां अर्थात त्वचीय ग्रंथियां जो कि अलग अलग श्वेत ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियां, सिरुमिनस ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां, मीबोमियन जेस ग्रंथियां, ये सारी की सारी जो कि मिलकर के त्वक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं, जो कि हमारा क्या था, त्वचा के व्युत्पन्न का जो दूसरा भाग था। ठीक है, उसके पश्चात जो त्वचीय संवेदांग है, वो त्वचीय संवेदांग जो कि थोड़ा बड़ा मतलब कि भाग होता है, मतलब त्वचा के व्युत्पन्न का, जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर है उससे उनका अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो त्वचा के दो भाग थे, मुख्य भाग रोम और त्वचीय ग्रंथियाँ, वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आपके जो मतलब कि कमेंट्स हैं अर्थात जो भी कमियां हैं उनका इंतज़ार रहेगा। अपने सुझाव देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।